दोस्तों, ये कहानी है उस पिता के एफर्ट और स्ट्रगल की जो पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए मेहनत करता है। लेकिन कुछ मूवीज़ उस लव को इस तरह शो करती है कि हम उस मूवी को अपने पिता के साथ ही नहीं देख सकते। या सच बोले तो मूवी एक मिरर की तरह होती है जो रियल वर्ल्ड की रियलिटी शो करे या ना करे, लेकिन उस मूवी को बनाने वाले मेकर्स की थिंकिंग ज़रूर बता देती है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि इस मूवी में एक्शन सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये कहानी कहीं भी हिट करती है तो इस एक्सप्लेनेशन को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम योशी को देखते हैं जो ऑफिस के लंबे दिन के बाद घर पहुंचता है और डिनर कर रहा होता है। और योशी की पत्नी मित्सु फ़ोन पर अपने पिता से बात करके उन्हें बता रही थी कि जो मछली उन्होंने भेजी है वो उनके पास पहुंच गई है। उसी समय योशी की बेटी यूई वहां पर पहुंचती है, जिसके बाद उसकी मदर उसको अपने नाना से बात करने के लिए कहती है। लेकिन यूई पहले तो बात करने से मना करती है, लेकिन अपनी माँ की गुस्से भरी आंखें देखकर वह बात करने लगती है। उधर मित्सु उस मछली को काटने से पहले घबरा जाती है, जिस कारण वह उसको बिना काटे ही फ्रिज में ऐसे रख देती है। इसके अगले सीन में हम योशी के बेटे केंजी को देखते हैं जो अपनी ट्यूशन क्लासेस से घर आता है और बिना किसी से बात करे कमरे में जाने लगता है, जिस पर योशी उसके इस बिहेवियर पर निराश होता है और केंजी भी अपनी माँ के गुस्सा करने के बावजूद अपने कमरे में चला जाता है। रूम में पहुंचने के बाद केंजी अपने स्कूल असाइनमेंट को खत्म करता है, जिसके तुरंत बाद उसको उसके क्रश का फोन आ जाता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। जिस पर वो उसे कहती है कि केंजी, क्या तुमने अपनी स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दो, मैं उसे देखकर अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लूँगी। जिसे सुनकर केंजी उसे अगले ही मिनट में अपनी असाइनमेंट मेल कर देता है। और उधर मित्सु भी जैसे ही घर के सारे काम खत्म करती है ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब योशी उठता है तो वह नोटिस करता है कि वह ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो गया है, जिस पर उसकी पत्नी मित्सु से बताती है कि आज पावर कट है, जिस कारण उसका इलेक्ट्रिक गैस भी नहीं चल रहा और वह ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती। जिस पर योशी अपनी पत्नी को कहता है कि वह बाहर ही कुछ खा लेगा। जिसके बाद योशी अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकल पड़ता है और वह नोटिस करता है कि घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि पावर कट होने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और उन सभी को सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। जिसके बाद कुछ दूर आगे जाने पर बच्चे स्कूल की ओर चले जाते हैं और योशी रेलवे स्टेशन की ओर चला जाता है, जहाँ वह नोटिस करता है कि पावर कट होने की वजह से ट्रेन भी नहीं आई और वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी देर से उसका वेट कर रहे हैं। जिस पर योशी पैदल ही वहाँ से अपने ऑफिस जाने लगता है, क्योंकि उसका ऑफिस वहाँ से 2 स्टेशन ही दूर था। उधर मित्सु अपने कुछ पड़ोसियों से मिलती है जो उसे बताते हैं कि पावर कट होने की वजह से इस पूरे एरिया में फूड सप्लाई भी कम हो सकती है, इसलिए उन्हें घर का जरूरी सामान पहले लेकर आना चाहिए। मित्सु भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह सोचती है कि उससे पहले उसे 7th फ्लोर पर जाकर अपना पर्स लाना होगा। उधर योशी भी अपने ऑफिस पहुंच जाता है और देखता है कि सभी एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर खड़े थे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक गेट पावर कट होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा था, जिस कारण वह एम्प्लॉयों से इलेक्ट्रिक गेट को तोड़ देते हैं और अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि उनके ऑफिस का सर्वर डाउन है और कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल ओपन नहीं हो रही, जिस कारण उनका सुपरवाइजर उन्हें घर जाने के लिए कहता है और सभी हालात सही होने पर ऑफिस आने के लिए बोलता है। घर जाते समय योशी साइकिल खरीदने की सोचता है, क्योंकि ऐसे हालत में साइकिल ही काम आ सकती थी, लेकिन साइकिल का प्राइस देखकर वो एक बार तो उसे खरीदने से रुक जाता है। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि एक और व्यक्ति उसे खरीदने के लिए आया तो वो सबसे पहले पैसे देकर उस साइकिल को वहाँ से ले लेता है। उधर यूई के स्कूल में भी छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ कोई भी टीचर नहीं आया था। लेकिन केंजी कहते हैं कि टीचर के ना आने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो यहाँ पर अपनी क्रश को देखने आया था जो स्कूल ही नहीं आई। उधर मित्सु भी घर का जरूरी सामान लेने के लिए स्टोर पहुंच जाती है, जहां पर काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि पावर कट होने की वजह से वहाँ सभी कंप्यूटर बंद थे और इलेक्ट्रिक पेमेंट भी नहीं हो रही थी। मित्सु वहाँ से कुछ जरूरी सामान के साथ साथ एक स्टोव भी ले लेती है और घर आ जाती है, जिसके बाद वे घर में कैंडल लाइट डिनर करने के बाद तारों को देखते हुए सो जाते हैं। दूसरे दिन भी पूरे एरिया में पावर सप्लाई बंद थी और योशी पैदल ही अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उनका सुपरवाइजर पूरे ऑफिस में अनाउंस कर देता है कि उन्हें अपनी फैमिली का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए, सारे हालात सही होने के बाद ही ऑफिस में आना चाहिए। वह योशी को भी बताते हुए कहता है कि अभी हालात बद से बदतर होने वाले हैं और वह भी अपनी फैमिली के साथ इस पूरे एरिया को छोड़कर यहाँ से दूर जा रहा है और सारे हालात सही होने के बाद ही वह यहाँ पर वापस आएगा। जिसके बाद योशी भी वहाँ से निकल पड़ता है और घर जाने से पहले वह बैंक जाकर कुछ पैसे निकालने की सोचता है। जहाँ पहुँचने पर वह बैंक के आगे काफ़ी भीड़ देखता है और बैंक के अंदर जाने की कोशिश में उसको वहाँ पर चोट भी लग जाती है, जिस कारण वह बिना पैसे निकाले ही वहाँ से वापस आ जाता है। उधर केंजी भी अपना स्कूल बंक करके अपनी क्रश को देखने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वह भी अपनी फैमिली के साथ इस जगह को छोड़कर जा रही होती है। उधर मित्सु ने घर के बचे हुए पानी से सारे गंदे कपड़े धो दिए थे, जिसके बाद वो पानी लेने के लिए एरिया के वाटर सप्लाई ऑफिस तक जाती है, जहाँ वो देखती है कि पहले से ही काफ़ी भीड़ है और पंप ना चलने के कारण वहाँ पर पानी भी बिल्कुल ख़त्म है। इसी तरह पावर कट के साथ वहाँ पर 7 दिन गुजर जाते हैं।
जिसके बाद मित्सु और योशी अपने एरिया में हो रही एक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, जहाँ एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि यदि तुम अपने परिवार को सेव करना चाहते हो तो तुम्हें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। जिसके बाद योशी अपने घर में फैसला करते हुए बताता है कि वह अपनी फैमिली के साथ मित्सु के पिता के घर की ओर जाएगा। वह अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए बोलता है और अगले दिन वो एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। मित्सु अपने पति के साथ उसकी साइकिल पर होती है और दोनों बच्चे अपनी अलग साइकिल पर होते हैं और रास्ते में वह जाते हुए देखते हैं कि कई लोगों ने सड़क के किनारे दुकानें खोल रखी हैं और वह चीज़ों को काफ़ी महंगे दाम पर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ खाने और पीने के लिए चाहिए था। जिस कारण वह एक दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ मित्सु बातों ही बातों में उस दुकानदार को सारा सामान सही दाम पर देने के लिए मना लेती है। जिसके बाद वह उससे कुछ पानी की बोतलें और खाने का सामान लेकर अपने बैग में रख लेती हैं और वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते तो योशी देखता है कि वहां पर पहले से ही काफ़ी भीड़ है और कोई भी प्लेन वहां से नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो रात रुकने के लिए एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ योशी बताता है कि उन्हें यहाँ से आगे का सफ़र साइकिल पर ही तय करना होगा, लेकिन आगे का सफ़र तय करने से पहले उन्हें एक मैप और साइकिल भी चाहिए होगी। जिसके बाद केंजी अगले दिन सुबह एक शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे एक स्कूल की मैप बुक मिल जाती है और वह उसे लेकर अपने पास रख लेता है। और उधर मित्सु और योशी भी साइकिल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक लेडी के पास पहुँचते हैं जिसके पास वो साइकिल है, लेकिन वो लेडी से उस साइकिल को देने से पहले एक शर्त रख देती है। वह कहती है कि वह साइकिल सिर्फ खाने के बदले दे सकती है, उसे पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मित्सु उसे कुछ खाने का सामान देती है और वह लोग वहाँ से साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। योशी केंजी को मिली उस मैप बुक को फॉलो करते हुए अपनी फैमिली के साथ आगे का सफ़र तय करने लगता है, लेकिन आगे जाने पर योशी कहते हैं कि वह लोग शायद यहाँ पर भटक गए हैं। जिसके बाद वह भीड़ को फॉलो करते हुए एक सिटी सेंटर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर वह जैसे ही एक बिल्डिंग में मदद मांगने के लिए जाने लगते हैं, वह नोटिस करते हैं कि सभी दरवाजे बंद हैं। जिसके बाद योशी अपनी फैमिली के साथ बाकी सभी लोगों की तरह बाहर ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद योशी के पास में बैठा हुआ एक परिवार उससे पानी की बोतल मांगता है, जिस पर योशी उसे मना करते हुए कहता है कि उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे तो केंजी नोटिस करता है कि कोई व्यक्ति उनके बैग से एक पानी की बोतल निकाल रहा है। वह केंजी को देखकर वहां से बोतल लेकर भाग जाता है और केंजी भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद केंजी एक सड़क के किनारे पहुंचकर यह देखकर रुक जाता है कि उस व्यक्ति ने वह पानी की बोतल अपने छोटे से बच्चे के लिए चोरी की थी। जिसके अगले दिन योशी अपने परिवार के साथ आगे का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो लोग एक टनल के बाहर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उसके किनारे पर कुछ औरतें बैठी हुई हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखता, और वह योशी को ऑफर देते हुए कहती है कि अगर वो लोग उनको कुछ पैसे या फिर खाने को देंगे तो वह उन्हें टनल पार करवा देगी। लेकिन योशी कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वह अपने परिवार के साथ उस टनल के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है और वह देखने में काफ़ी भयानक लग रही थी। जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और टनल के बाहर बैठी हुई औरतों में से किसी एक की मदद लेकर वह टनल पार कर लेते हैं और आगे का सफ़र तय करने लगते हैं। अभी लगभग 16 दिन बीत गए होते हैं और वह पूरा टाउन पावर कट की वजह से बुरी तरह परेशान होता है। जिसके कुछ दूर आगे जाने पर योशी एक तालाब देखता है और वह लोग वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ मित्सु कुछ कपड़े धोकर सुखा लेती है और वह सभी लोग वहाँ पर आराम भी कर लेते हैं। वहाँ से निकलने से पहले योशी उस पानी को देखता है और उसके साफ दिखने के बाद वह उसे पी लेता है। जिसके बाद वो आगे का सफ़र तय करने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वहाँ पर ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है और वह अपने साइकिल को एक किनारे पर लगा के एक पुल के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ चल रही ज़ोरदार हवाओं के साथ उनकी साइकिलें भी गिर जाती हैं, जिसे देखकर केंजी उसे उठाने के लिए चला जाता है। उधर योशी को भी लगता है कि उसका तालाब से पानी पीने का फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। बारिश रुकने के बाद केंजी अपनी साइकिल को देखता है जो कि टूट गई होती है। जिसके बाद वो आगे का सफ़र तय करने से पहले किसी पास की सुपरमार्केट में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद योशी और मित्सु सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और केंजी यूई के साथ सुपरमार्केट की ओर चला जाता है। जहाँ पहुँचने पर वह लोग देखते हैं कि सारी मार्केट बिल्कुल खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद केंजी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए इधर उधर ढूंढने लगता है और उसको साइकिल रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स मिल जाते हैं। और उधर यूई को भी खाने की जगह कुछ कैट फूड मिल जाता है, जिसे लेकर वे वापस अपने पिता की ओर आ जाते हैं। केंजी अपने पिता की ओर एक फ्लेयर लाइट फेंकते हुए कहता है कि ये शायद कहीं काम आ सकती है। और उधर यूई भी मित्सु को कैट फूड देते हुए कहती है कि उसे सुपरमार्केट में कुछ भी और खाने को नहीं मिला। जिसके बाद वह भूखे होने के कारण उसे खाने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगता। जिसके बाद केंजी अपनी साइकिल रिपेयर करता है और वह लोग आगे का सफर तय करने के लिए निकल पड़ते हैं। योशी सड़क पर जाते समय सड़क के किनारे कुछ बैठे लोगों को देखकर वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन
लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि टाउन का इतना बुरा हाल होने के बाद ये लोग इतने खुश कैसे हैं, जिस कारण वह उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सड़क के किनारे काफी देर बैठने के बाद केंजी उनमें से एक लड़के को पूछता है कि आप लोगों को पानी कैसे मिला और आप लोग खाने का सामान भी कहाँ से लेकर आए। जिसके बाबा उन सभी लोगों को बताते हुए कहते हैं कि वह सभी राइडर हैं और उनको ऐसे हालात की आदत है। जिसके बाबा उन्हें बताते हैं कि आप लोग पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर सकते हैं और खाने के लिए कुछ नॉर्मल खाए जाने वाले पौधे भी खा सकते हो। उनमें से एक लड़का उनकी फैमिली फ़ोटो निकालते हुए कहते हैं कि वह इस फ़ोटो को उनको भेज देगा। जिसके बाद वो थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं और आगे का सफ़र उनके साथ ही तय करने लगते हैं। जिसके बाद जब ये लोग सड़क पर एक आर्मी यूनिट को जाते हुए देखते हैं तो इनमें से एक लड़का जाकर उनसे पूछने लगता है और वापस आकर उन सभी को बताता है कि ये यूनिट एक सिटी की ओर जा रही है। जिसके बाद वो राइडर फैमिली एक दूसरे रोड पर चली जाती है और योशी अपने परिवार के साथ दूसरे रोड पर जाने लगता है। लेकिन आगे जाने पर वह एक ऐसी सिटी में पहुंच जाते हैं जहां से सभी लोग छोड़कर पहले ही चले गए थे। जिसके बाद यूई अपने पिता को बोलने लगती है कि आपका कोई भी फैसला कभी भी सही नहीं होता और आपकी वजह से हम इस सिटी में फंस गए हैं। और इसके साथ ही केंजी भी अपनी बहन का साथ देते हुए बोलने लगता है। जिसके बाद मित्सु अपने पति का साथ देते हुए उन दोनों बच्चों को डांटती है और वह सभी लोग वहाँ से आगे का सफ़र तय करने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर वह एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग कुछ पालतू मछलियाँ खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर योशी भी उनके बीच में आ जाता है और कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। लेकिन वह लोग उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि यहाँ खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जिसे सुनकर योशी बिल्कुल निराश हो जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। लेकिन अपनी पत्नी के समझाने के बाद योशी फिर वहाँ से आगे के लिए निकल पड़ता है। योशी और उसके परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और उनके पास पानी भी नहीं था। लेकिन जब वो एक पिग को देखते हैं तो वह उनका खाने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। जिसके बाद सभी लोग उसको घेर कर पकड़ लेते हैं। लेकिन उन सब में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसको काट सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक तनाका नाम का एक फार्मर आता है जो उस पिग को ख़त्म कर देता है और उसको लेकर योशी और उसके परिवार के साथ अपने घर की ओर जाने लगता है। जहाँ पहुँचने के बाद योशी उसके घर के बाहर लगा हुआ एक हैंडपंप देखता है और वह सारा परिवार वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगता है। जिसके बाद तनाका उन्हें खाने के लिए भी देता है और रात को रुकने के लिए अपना घर भी दे देता है। योशी और उसका परिवार कई दिनों के बाद एक साफ पानी में नहा रहा होता है और कई दिनों बाद उन्होंने चैन की सांस भी ली होती है। जिसके अगले दिन तनाका योशी को कहता है कि तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकते हो और बदले में मेरे फार्म हाउस में कुछ काम भी कर सकते हो। जिस पर योशी कहता है कि उसे मित्सु के पिता के घर की ओर जाना है, इसलिए तनाका उनके निकलने से पहले उनको काफ़ी सारा खाना और पानी भी देता है। जिसके बाद योशी अपनी फैमिली के साथ आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आगे पहुंचने के बाद वो एक नदी के किनारे के पास पहुंच जाते हैं जहां यूई फिर से शिकायत करते हुए बोलती है कि हम यहां से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन योशी वहां किनारे पर पड़ी हुई कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक किश्ती बना लेता है। जिसके बाद यूई और मित्सु को नदी के दूसरे किनारे छोड़ आता है और वापस आकर केंजी के साथ साइकिलें लेकर नदी के दूसरी ओर जाने लगता है। लेकिन भार ज़्यादा होने के कारण किश्ती टूट जाती है और केंजी नदी पार करते हुए किनारे पर पहुँच जाता है। लेकिन किनारे पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि एक साइकिल उसके पिता के ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से वह नीचे डूब गए हैं। जिसे देखकर वह पूरा परिवार वहाँ पर टूट जाता है और रोने लगता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद वह लोग जिंदा रहने के लिए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद वह लोग देखते हैं कि एक डॉग उनके रास्ते के बीच में आ जाता है। जिस पर यूई उसे वहाँ से भगाने के लिए एक मीट का टुकड़ा उसकी ओर फेंकती है। जिसके बाद वहाँ पीछे खड़ा एक और डॉग मित्सु के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस हमले में मित्सु नीचे गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। जिसके बाद केंजी और यूई अपनी मोम को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ सभी डॉग्स भी उनका पीछा करने लगते हैं और उसी समय उस पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है जो बिल्कुल इनके सामने आकर रुक जाती है। जिसके बाद ये तीनों लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और मित्सु को भी मेडिकल हेल्प मिल जाती है। उधर हम योशी को भी देखते हैं जो नदी में बहता हुआ एक दूसरे किनारे तक आ जाता है। वहाँ से बचते हुए सड़क के साथ साथ चलते हुए एक खेत तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वो रेस्ट करने के लिए एक साइड पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि उसके सामने से एक ट्रेन जा रही होती है। योशी ट्रेन वालों से मदद मांगने के लिए उनको आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ उस ट्रेन तक नहीं जाती। जिसके बाद योशी अपनी जेब से उस फ्लेयर लाइट को निकाल लेता है और उसे चला देता है। जिसके बाद ट्रेन में बैठा हुआ केंजी उस फ्लेयर लाइट को देखकर अपने पिता को पहचान जाता है। मित्सु भी जोर से चिल्लाते हुए ट्रेन रुकवा लेती है। इसके बाद केंजी भागता हुआ जाता है और अपने पिता को लेकर ट्रेन में वापस आ जाता है और योशी अपनी पूरी फैमिली के साथ मित्सु के पिता के घर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वह मित्सु के पिता को एक बीच पर देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अभी पूरे 126 दिन हो जाते हैं और उनके पूरे एरिया में पावर कट रहता है। योशी और उसका परिवार उन लोकल लोगों में काफ़ी फेमस हो जाता है, जहाँ योशी उनके साथ फिशिंग के लिए जाता है और मित्सु यूई के साथ घर का घरेलू काम देखती है।
एक दिन योशी को सुबह सुबह अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ स्पीकर भी चलने लगता है। थोड़ी देर बाद लाइट भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और योशी भी अपने पूरे परिवार के साथ वापस घर की ओर आने लगता है। वापस अपने शहर आने पर उन्हें न्यूज़ से ये पता लगता है कि किसी के पास भी सही जानकारी नहीं है कि इतने दिनों तक पावर कट क्यों था, लेकिन किसी नेशनल सिक्योरिटी या टेररिस्ट अटैक के चलते इतने दिनों तक पावर कट रह सकता है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं और योशी भी अपने ऑफिस जाने लगता है। लेकिन तभी एक कोरियर बॉय आता है और मित्सु को एक कोरियर देकर चला जाता है, जिसे खोलने पर उसमें से एक योशी की फैमिली फोटो मिलती है, जिस फोटो को उनके स्ट्रगल के दिनों में एक लड़के ने खींचा था। जिसे देखकर ये पूरा परिवार ये जानकर खुश हो जाता है कि उन्होंने किस तरह एक दूसरे का साथ देकर उस मुश्किल घड़ी से अपने आप को बाहर निकाला है। और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।